हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं डी एंड सी। बहुत सारे लोग डी एंड सी को डी एन सी भी कह देते हैं। एक्चुअली इसका मीनिंग होता है डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, यानी कि आप इस यूट्रस को पहले डायलेट करते हो, फिर उसमें क्यूरेटर डाल के क्या करते हो, उसको क्योर करते हो। एक्चुअली डीएनसी को लेकर सबके मन में जो पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या इसमें दर्द होता है। यस, इसमें थोड़ा सा दर्द होता है। जैसे कि आपके अगर हाथ की स्किन को कोई ऐसे स्क्रैप करके उतारे तो आपको दर्द होगा ना, ठीक वैसे ही इसमें दर्द होता है, लेकिन आपको महसूस नहीं होता। तो ये मत कहिए कि दर्द नहीं होता। एक्चुअली दर्द तो होता है, लेकिन आपको या तो लोकल एनेस्थीसिया देकर, यानी कि केवल आपके लोअर एब्डोमेन पार्ट को ही एनेस्थीसिया दिया जाता है, या कंप्लीट एनेस्थीसिया देकर आपको बेहोश करके किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि डीएनसी कौन सी स्टेज पर किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। आपको दर्द फील बिल्कुल नहीं होगा, बस क्या है, दर्द तो एक्चुअली होगा। और अब इसमें आपने देखना है कि डीएनसी कब करते हैं, क्यों करते हैं। एक्चुअली डीएनसी दो पर्पस के लिए की जाती है। पहला पर्पस होता है टेस्ट, कि आप कुछ टेस्ट करना चाहते हो, और दूसरा पर्पस होता है ट्रीटमेंट, कि आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो। तो हम किस चीज का टेस्ट करते हैं इसमें, कभी कभी यंग एज में भी, और मेनोपॉज से पहले भी, और मेनोपॉज के बाद भी क्या होता है, ब्लीडिंग एक्सेस में होने लगती है, इरेगुलर होने लगती है, क्लॉट्स आने लगते हैं, और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा पेन होता है। और जब आपको मेनोपॉज हो चुका तो उसके बाद तो ब्लीडिंग आने का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। और अगर फिर भी स्पॉटिंग हो रही है, या ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या यंग एज में आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके डायग्नोस के लिए कि ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है, डीएनसी की जाती है। आपको कैंसर भी हो सकता है, आपको पॉलिप्स भी हो सकते हैं, आपको रसोली भी डेवलप हो सकती है, या हार्मोनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो इसकी हेल्प से हम जब टेस्ट करते हैं तो हमें कैंसर का पता लग सकता है, पॉलिप्स का पता लग सकता है, रसोली का पता लग सकता है। लेकिन अगर ये तीनों ही नहीं है तो इसका मतलब कि जो आपको ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। नेक्स्ट, कभी हम इसको ट्रीटमेंट की तरह भी करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम कैसे करते हैं कि सपोज आपका अपने आप से मिसकैरेज हो गया, आप तो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते थे, बट कोई एक्सीडेंट हुआ, या बेबी की हार्ट बीट नहीं आई, या बेबी की ग्रोथ नहीं हुई, तो या अपने आप ही कोई झटका लगा, आपने अनसेफ जर्नी कर ली, या आपने कुछ ऐसा खा लिया जिससे आपको अबॉर्शन हो गया। चाहे आपने वो गलती से खाया या आपने जान के खाया, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं था, तो क्या होता है, अपने आप आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अबॉर्ट हो जाती है। और उसमें कभी कभी तो वो 3-4-5 दिन तक ब्लीडिंग होने के बाद, धीरे 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 अबॉर्शन होने के बाद क्या होता है, कंप्लीट अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन इन सर्टेन केसेस थोड़ा सा पार्ट प्रेगनेंसी का, एंडोमेट्रियम का, वो अंदर ही रह जाता है, और वो धीरे धीरे फिर ग्रो करता है, फिर हटता है, फिर ग्रो करता है। तो वो आपके एक परेशानी का कारण बन जाता है। बार बार आपको ब्लीडिंग होती है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, यानी कि आपका जो इनकम्प्लीट मिसकैरेज हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, डीएनसी करते हैं। सिमिलरली, जब आप इंटेंशनली चाहते हैं कि आपने कंसीव नहीं करना था, लेकिन कंसीव हो गया और आपको जल्दी समय रहते पता चल गया, तो आप क्या करते हैं, डीएनसी कराते हैं, जिससे उस अनवांटेड बेबी को बाहर निकाल दिया जाता है, अबॉर्शन कर दिया जाता है। तो वो भी एक तरह का क्या है, आपका ट्रीटमेंट ही है। अब इसमें हम करते क्या हैं, ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले
आपको एडवाइस दी जाती है कि आप रात को हल्का फुल्का खाना खाएं। आपको कोई टैबलेट भी दी जा सकती है रात को खाने के लिए, तो उसको याद से खाइए और सुबह हॉस्पिटल या नर्सिंग होम या क्लिनिक जाने से पहले 4-5 घंटे पहले कुछ मत खाइए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको पहले हॉरिजॉन्टल लेटने के साथ साथ थोड़ा सा आपको आपकी जो लेग्स हैं उनको अप करके आपको लेटने के लिए बोलते हैं। ऐसे नहीं आपको कहते कि आप लेट जाइए। सपोज आपका ये हेड है और ये लेग्स है, तो आपको लेग्स को ऊपर करके और थोड़ा सा वाइड करके लेटने के लिए कहा जाता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, स्पेकुलम एक होता है स्पेकुलम, इसको हम कहाँ पे डालते हैं, वेजाइना के अंदर। ये आपकी यूट्रस है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया है, तो ये इसके अंदर डालते हैं। लेकिन कहाँ तक डालते हैं, ये केवल आपकी वेजाइना तक ही जाता है, सर्विक्स को क्रॉस करके आगे नहीं जाता। और इसका पर्पस क्या होता है कि वेजाइना को इस तरीके से ब्रॉड करके रखना। ये इसको जब इसमें डाला जाता है, एक्चुअली इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है। तो जब ये इसके अंदर जाता है तो ये आपकी वेजाइना को थोड़ा सा चौड़ा करके रखता है, ताकि डॉक्टर्स इजीली इनसाइड सर्विक्स देख भी सके और जो उनको और इंस्ट्रूमेंट अंदर इंसर्ट करने हैं वो भी कर सकें। स्पेकुलम के बाद हम डालते हैं डायलेटर। डायलेटर क्या करता है, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो सर्विक्स के सेंटर से, जो बच्चेदानी का मुंह है, ये यहां से अंदर जाता है और ये सक कर लेता है अंदर से जो भी एंडोमेट्रियम टूटी हुई है या जो लिक्विड्स हैं, जो भी वहां पे डिस्चार्ज है, बचा हुआ जो भी इनकम्प्लीट मिसकैरेज का पार्ट है, ये उसको सक करके बाहर निकाल देता है। तो डायलेटर क्या करता है, इसको सिर्फ सक करता है और इसकी जो एंट्री है वो केवल सर्विक्स के थोड़ी सी आगे तक ही रहती है। नेक्स्ट लास्ट में हम डालते हैं क्यूरम। क्यूरम क्या करता है कि ये इसके और अंदर तक जाता है और इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक स्पून की तरह होता है, जिसको आप स्पैचुला भी कह सकते हैं। ये क्या करता है और अंदर तक जाता है, डीप तक, और ये इसको स्क्रैप करता है। जो एंडोमेट्रियम पे बाकी की चिपकी हुई चीजें हैं उनको स्क्रैप करता है, चारों तरफ से इसको घुमा के क्या करता है, स्क्रैप करके उसको क्लीन करने का काम करता है। तो इसको बहुत सारे लोग रूरल एरिया में सफाई भी कह देते हैं कि हम सफाई कराने गए थे। सफाई का मतलब क्या है, बच्चेदानी की सफाई कराने गए थे। तो इनडायरेक्टली उनका मकसद यही होता है कि हम DNC कराने गए थे। तो जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, इस सारे के सारे प्रोसेस में हार्डली 15 to 20 मिनट्स भी नहीं लगते। और इसके लिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप हमेशा अच्छे क्लिनिक में जाइए जहां पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से स्टरलाइज किया जाता है और जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो सारा स्टरलाइज्ड है। अच्छे प्रैक्टिस वाले डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वहां पे उनसे आपको कराना चाहिए, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट आपके अंदर जाने वाले हैं। डॉक्टर्स अगर अच्छे से नहीं करेंगे, कोई भी पार्ट अभी भी इनकम्प्लीट रह जाएगा तो आपको सेम प्रॉब्लम दोबारा होगी और आपको फिर कराना पड़ेगा। तो 2 बार कराने से अच्छा है पहली बार ही आप क्या करें, इसको अच्छे डॉक्टर से अच्छे किसी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में या क्लिनिक में करवाइए। इसके बाद आपने क्या देखना है कि आपको कितनी देर बाद आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है। हार्डली वो आपको 1-2 घंटे बाद ही, जैसे ही आपके एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है, वो आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत पेन है, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आपको कह भी सकते हैं कि आप 3-4 घंटे यहाँ लेटे रहिए। एक चीज और होती है कि अगर आपने जो अबॉर्शन कराया है वो अर्ली स्टेज में है, यानी कि 2, 4, 5, 6 वीक्स का है, तो इसको कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर ज्यादा वीक हो गए, 6, 7, 8 वीक्स हो गए हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगना स्वाभाविक है। उतना ही आपको एनेस्थीसिया ज्यादा दिया जाएगा, उतना ही आपको दर्द ज्यादा होगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो फिर
अननेसेसरी दवाइयों के चक्कर में या किसी नीम हकीम के पास जाने से अच्छा है, या कोई और गलत प्रैक्टिस करने से अच्छा है, देसी दवाइयां अपने घर पे कुछ नुस्खा लगाने से बेटर है आप डॉक्टर के पास जाइए। अब आपको डॉक्टर्स इसके बाद क्या क्या प्रिकॉशंस या क्या क्या मेडिकेशन देते हैं। आपको वो एंटीबायोटिक्स देते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट आपके अंदर डाले जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। आपने एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करना है। ऐसा नहीं कि 5 दिन की दी थी, अब मेरे को तो 3 दिन बाद ही आराम है, दर्द नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, तो आप स्टॉप कर दो। नहीं, इसका आपने एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स करना है। और रात को क्योंकि आपको एनेस्थीसिया दिया गया था दिन में, तो आपने लाइट फूड लेना है, अदरवाइज आपको नौशिया और इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। अगर आपको पेन हो रहा है तो आपको पेन किलर वो देते हैं, आपने पेन किलर लेने। लेकिन पेन किलर्स जो है वो आपको अगर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद दर्द नहीं है तो आप उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन जो मेन आपको करना है कि जो आपको एंटीबायोटिक्स दी गई है, उन एंटीबायोटिक्स को कोर्स आपने पूरा करना है। लास्ट ऐसा क्या है कि अगर आपको क्या दोबारा कंसल्ट करने की जरूरत है, किस केस में आपने दोबारा कंसल्ट करना है डॉक्टर से। ध्यान दीजिए, अगर आपने डीएनसी कराई है तो आप मेडिकेशन लेके आपको घर आ जाना है और दोबारा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन्हीं सारे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई वुंड हो जाता है, कोई जख्म लग जाता है। जब वो स्क्रैप करते हैं वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, आपको चोट लग सकती है जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, आपको इन्फेक्शन से फीवर आ सकता है, हाई फीवर आ सकता है, आपको ब्लीडिंग। वैसे तो अगर अच्छे ढंग से कर दिया जाए डीएनसी तो विद इन अ डे या नेक्स्ट डे तक ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन वो अगर 4-5 डेज के बाद भी कंटिन्यूस आपको ब्लीडिंग हो रही है तो डेफिनेटली यू शुड गो टू कंसल्ट डॉक्टर। आपको डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए। वो फिर दोबारा से देखेंगे अल्ट्रासाउंड करके कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों ब्लीडिंग हो रही है, पर इसको इग्नोर मत करिए। और जब आपका डीएनसी हो जाता है तो उसके बाद 30 to 45 डेज के बीच में आपको दोबारा से नॉर्मल पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने यहाँ पे डायलेशन किया था तो सर्विक्स जो है थोड़ा सा खुला रहता है, तो ध्यान दीजिए कि ऐसी स्थिति में आपको दोबारा कंसीव होने के चांस ज्यादा बने रहते हैं। तो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और आपकी बॉडी फिट है, आप हेल्दी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से कंसीव करना चाहते हैं और वो मिसकैरेज हो गया था तो आप इस डायलेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप कंसीव नहीं करना चाहते तो आपको ये पीरियड कम से कम नेक्स्ट जो मंथ है वो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि आप कंसीव करना नहीं चाहते। और अगर सर्विक्स खुला है तो कंसीव होने के चांस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। क्योंकि मैं आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि फर्स्ट 2 ड्रॉप्स ऑफ सीमन आर सफिशिएंट टू गेट कंसीव यू, कि वो सफिशिएंट है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। और आप लोग जो फर्स्ट 2 ड्रॉप्स होती हैं उसको सोचते हो कि इससे क्या होगा, वो भी अगर अंदर चली गई और सर्विक्स का मुंह खुला है तो आप दोबारा कंसीव कर सकते हो। तो इसीलिए आपने इस सब के ऊपर ध्यान देना है। सो इट वाज डेडिकेटेड वीडियो फॉर डीएनसी। और इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो यू कैन राइट इन माय कमेंट सेक्शन। Please do share with your friends and like it, subscribe it. Thank you very much. Stay healthy, stay safe.